अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधार थे उनके बारे में विस्तार से 2 क्लासों में अच्छे से पढ़ा है। और आगे हम जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। अगली जो हमारा इसका टॉपिक है, जो अंतिम टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी का, वो है आला के प्रशासनिक सुधार। आला के अलाउद्दीन के प्रशासनिक अलाउद्दीन की क्या है, प्रशासनिक सुधार। ठीक है, अलाउद्दीन के क्या है ये, प्रशासनिक सुधार। देखो, अलाउद्दीन एक ऐसा प्राणी था जो अकबर की तरह सल्तनत काल में पूर्णतः अशिक्षित था। उसने बयाना के जो काजी था उस टाइम मुगीसुद्दीन, क्या नाम था उसका, मुगीसुद्दीन बयाना के काजी था मुगीसुद्दीन। इससे ये कहा था कि मैं जो है मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी और मैं ना ही शिक्षित हूँ, लेकिन कई पीढ़ियों से मुसलमान, मेरे जो वंशज हैं कई पीढ़ियों से मुसलमान हैं और मैं मुसलमान का पुत्र हूँ। तो ये सारी चीजें किसने कही थी, इससे मुगीसुद्दीन से कहा था। और मुगीसुद्दीन से ही ये कहा था इसने कि जो बहुसंख्यक हैं यानी कि हिंदू, उन पर कठोर कर और नीति लागू की जाए। लेकिन मुगीसुद्दीन द्वारा, क्योंकि वो अल्पसंख्यक में थे हिंदू उस टाइम, और बहुसंख्यक में थे, तो जो जमींदारी जो प्रथा थी अधिक तो वो हिंदुओं के पास थी, तो इसलिए इसने लगान की स्थिति को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी से मना कर दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने इसकी बात मान ली और हिंदुओं पर थोड़ी कठोर नीति इसने कम अपनाई, ठीक है, अन्य की अपेक्षा। इसके बाद है जो अलाउद्दीन था, इसने बड़ी व्यवस्थाएं अच्छी रखी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, राशन व्यवस्था लागू की, जनसंख्या का पंजीकरण करवाया। सबसे पहले जनसंख्या का पंजीकरण मौर्य काल में भी एक बार हुआ है और इसके बाद यहाँ भी हुआ था। इसके बाद इसने इसके समय एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, विद्वान अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी, ख्वाजा-ए-नुल जो फुतूह पुस्तक है, इसमें दक्षिण भारत के अभियान के बारे में लिखा था। कुछ फैक्ट हैं उसको समझ लीजिए। दक्षिण भारत के अभियान के बारे में इसने लिखा है, एक अच्छा फैक्ट है, अच्छी बुक थी, दक्षिण भारत का अभियान। ख्वाजा-ए-नुल फुतूह जो है उसमें दक्षिण भारत का जो अभियान है उसके बारे में विस्तार से चर्चा अमीर खुसरो ने किया था। इसके बाद है इसमें अब विभागों की बात करेंगे। अपन क्या करेंगे प्रशासनिक सुधारों में, सबसे पहले अपन बात करेंगे, 1-2 विभाग अपन ले लेते हैं, जैसे कि दीवान रियासत है, दीवान मुंबियान है ना, तो 2-4 विभाग हैं इसके, उनको अपन लेते हैं। दीवान वजारत, पहला विभाग क्या है, दीवान वजारत। ये हम दीवान वजारत है, इसके बारे में हम कई बार पढ़ा चुके हैं, आपको कई बार बता चुके हैं। दीवान वजारत का प्रधान होता था वजीर। कौन होता था, वजीर, जिसे पीएम कहते, प्रधानमंत्री। ठीक है, दीवान वजारत ये मान लीजिए एक संसद थी, ठीक है, तो इसका दीवान वजारत का प्रधान कौन होता था, वजीर होता था। और इस वजीर को हाल फिलहाल में क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं इसको, ठीक है। तो प्रधानमंत्री था और इसका मुख्य कार्य था, इसका वजीर का युद्ध के समय, कार्य बता रहा हूं इसका, कार्य था इसका युद्ध के समय शाही सेना का
युद्ध के समय शाही सेना का नेतृत्व करना। क्या करना? नेतृत्व करना। युद्ध के समय शाही सेना का नेतृत्व करना। ये नेतृत्व कर रहा है जिसका मतलब क्या है? सेनापति है, सीधी बात है, सेनापति। सेनापति या कह सकते हैं महासेना नायक, महासेना नायक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक अच्छी चीज है। इसके बाद इसमें कुछ स्थितियां और भी हैं। अब महासेना नायक, इसके साथ 3-4 सेना नायक थे अलाउद्दीन खिलजी के। एक तो था अल्प खां, उलूग खां है, अल्प खां और जफर खां, नुसरत खां। नुसरत खां, देखो, अल्प खां, उलूग खां, जफर खां, नुसरत खां, ये 4 सेना नायक थे इसके मुख्य है। लेकिन एक सेना नायक और था जिसने दक्षिण भारत में अभियान किया था, उसका नाम आपको अच्छी तरह पता है, मलिक काफूर। क्या नाम था उसका? मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। तो ये चीजें आपके यहां तक समझ में आ गई होंगी। दीवान वजारत मतलब क्या था? संसद थी इस टाइम की। इसका प्रधान कौन होता था? वजीर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। इसका मुख्य कार्य था युद्ध के समय शाही सेना का नेतृत्व करना। अर्थात ये कौन हुआ? सेनापति, महासेना नायक ही कह सकते हैं इसको। अब इसके जो सेनापति थे वो कौन कौन थे? अल्प खां था, उलूग खां था, जफर खां था, नुसरत खां था और मलिक काफूर। मलिक काफूर सिर्फ दक्षिण भारतीय अभियानों में, जैसा अमीर खुसरो ने ख्वाजा-ए-नुल-फुतूह में पुस्तक ऐसी उसमें इसका वर्णन किया है, तो उसी से ये ज्ञात होता है कि जितने भी दक्षिण भारत में अभियान किए उनको मुख्यतः मलिक काफूर ने ही नेतृत्व उनका किया था। इसके बाद अगला है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी यहां तक, ठीक है। तो ये सेनापति हैं, इनको ध्यान रखना आप। अल्प खां है, उलूग खां है, जफर खां है, नुसरत खां है, ठीक है। ये पूछा। मलिक काफूर तो सिर्फ किसका था? दक्षिण भारतीय अभियानों के लिए था, ठीक है। आगे चलते हैं जरा, आगे देखो क्या आगे हमारे पास है दीवान-ए-आरिज। क्या मंत्रालय है? दीवान-ए-आरिज। ये पढ़ा चुके हैं हम आपको। दीवान-ए-आरिज क्या नाम है? दीवान-ए-आरिज। दीवान-ए-आरिज, ठीक है। तो ये क्या है? दीवान-ए-आरिज मतलब कौन था? युद्ध मंत्री था ये। क्या था? युद्ध मंत्री। दीवान-ए-आरिज एक विभाग है, युद्ध मंत्रालय, और इसका जो अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष था दीवान-ए-मुमालिक। दीवान-ए-मुमालिक कहा जाता था उसको। मुमालिक, दीवान-ए-मुमालिक। दीवाने क्या कहा जाता था? मुमालिक कहा जाता था। इसका दूसरा एक और नाम था दीवान-ए-अर्ज। युद्ध मंत्रालय। क्या था ये? युद्ध मंत्रालय। युद्ध मंत्रालय था इसका। दीवान-ए-अर्ज क्या नाम था इसका? इसी का दूसरा नाम था, ये एक ही है, ठीक है। और इसके बाद देखो, दीवान-ए-अर्ज क्या था? युद्ध मंत्रालय था। इस युद्ध मंत्रालय जो दीवान-ए-अर्ज था, इसका जो अध्यक्ष होता था दीवान-ए-मुमालिक था, और इसे दीवान-ए-आरिज है, इसको दीवान-ए-अर्ज भी कहा जाता था। दीवान-ए-मुमालिक युद्ध मंत्रालय का अध्यक्ष था। अब इसके कार्य देखिए, कार्य क्या है? कार्य था किसके? दीवान-ए-मुमालिक के, या दीवान-ए-अर्ज या दीवान-ए-आरिज या दीवान-ए-अर्ज के कार्य इस मंत्रालय के। सेना का प्रबंधन करना। सेना का प्रबंधन, सेना का
प्रबंधन करना। प्रबंधन करना में से सैनिकों की भर्ती, सैनिकों की भर्ती हो लिया, सैनिकों की भर्ती हो लिया, घोड़े दागना, घोड़े दागना आदि, और सैनिकों को वेतन भी शायद देता था ये, तो सैनिकों को वेतन देना, ये भी दे सकते हो आप, सैनिकों को वेतन देना। इस मंत्रालय के ये कार्य से महत्वपूर्ण, ठीक है। तो दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज, इस विभाग, ये मंत्रालय था युद्ध मंत्रालय, इसका जो अध्यक्ष था दीवान ए मुमालिक था, और इसके कार्य थे, ये जो मंत्रालय था इसके कार्य थे सेना का प्रबंधन करना। जैसे सेना के प्रबंधन में क्या क्या है, सैनिकों की भर्ती ये करते थे, सीधी बात है, भर्ती कराएंगे तो दौड़ भाग कराएंगे तो हुलिया भी लिखेंगे, उनका लंबाई चौड़ाई क्या है उनकी, ठीक है, रंग कैसा है उनका, उनकी बॉडी पर आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, आइडेंटिटी मार्क क्या है उनके। घोड़ों को दागने का कार्य मैं बता चुका हूँ, अरबी घोड़ों को ज्यादातर दागा जाता था, असली अच्छी नस्ल के जो घोड़े थे उनको दागा जाता था। और सैनिकों को वेतन भी यही मंत्रालय से था, दीवान ए आरिज। अब मंत्रालय अगला जो मंत्रालय में, दो मंत्रालय बता चुका हूं आपको, तीसरा मंत्रालय दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा, ये मंत्रालय था आज फिलहाल का जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना व प्रसारण, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। क्या था ये, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और इसका अध्यक्ष था वो था दीवान ए खास, दीवान ए खास इसका अध्यक्ष था इस मंत्रालय का। इसके बाद इसमें है, इसका मुख्य कार्य था, कार्यों के बारे में थोड़ी बातचीत कर लें। कार्य आंतरिक क्षेत्र में, आंतरिक क्षेत्र में पत्र व्यवहार करना, आंतरिक क्षेत्र में पत्र व्यवहार करना, सुल्तान की सूचना को, सुल्तान की सूचना को, सुल्तान की सूचना को जनता तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना, सुल्तान की सूचना को जनता तक पहुंचा देना। इसका मुख्य कार्य नहीं था, इसका, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो मुख्यतः कार्य नहीं था, विदेश मंत्रालय के साथ ये पत्र व्यवहार नहीं करता था, यानी कि दूसरे देशों के साथ जो भी संधि समझौते थे वो इसके काम में नहीं थे। विदेश मंत्रालय विदेशों के साथ पत्र व्यवहार नहीं करना। देखो, दीवान इंसा हाल फिलहाल का सूचना प्रसारण मंत्रालय, दीवान खास इसका अध्यक्ष होता था। इस विभाग के मुख्य कार्य है आंतरिक क्षेत्र में पत्र व्यवहार करना। आंतरिक क्षेत्र मतलब अलाउद्दीन के समय 11 प्रांत थे, ठीक है। प्रांत के अधिकारी को वलिया मुक्ता कहा जाता था, है ना, वलिया मुक्ता कहा जाता था। तो आंतरिक जो 11 प्रांत थे, इन्हीं प्रांतों में पत्र व्यवहार का कार्य करता था। और इसके बाद क्या करता था, सूचना, सुल्तान की सूचनाओं को कहाँ पर जनता तक पहुंचाता था। जैसे ढोल वगैरह बजा के पहुंचा तो इकट्ठे हो जाओ सब लोग गांव में, ऐसे
इकट्ठे रहते सुबह सुल्तान की सूचनाओं को पढ़ के सुनाते थे वो लोग, ऐसे। ये इसी विभाग का कार्य था। इस विभाग का कार्य नहीं था कि विदेशों के साथ पत्र व्यवहार करना, इसका कोई मतलब नहीं था इसको, ठीक है, इस चीज से। इसके बाद है अगला मंत्रालय, 3 मंत्रालय बता चुका हूं। चौथा मंत्रालय दीवान रसालत, दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत, ये विदेश मंत्रालय था। कौन सा? विदेश मंत्रालय है तो सूचना प्रसारण मंत्रालय, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या था? विदेशों के साथ पत्र व्यवहार करना, ठीक है। और ये जो दीवान रसालत था, इसका मुख्य कार्य जो आंतरिक हस्तक्षेप की स्थितियां हैं, अंदर जो स्थितियां हैं जैसी भी हमारे उसमें थी उस टाइम सल्तनत काल में, इससे आंतरिक जो जितने भी संधि समझौते थे 11 प्रांतों के साथ, उससे दीवान रसालत विभाग का कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ विदेशों के साथ क्या चल रहा है, कौन सा कब आक्रमण करने वाला है, कौन से स्थान की सीमाएं जो है वो बढ़ाई जाएं, किसकी मरम्मत कराई जाए, किलों को कैसे सुरक्षित किया जाए, ये सारी चीजें इसकी जिम्मेदारी थी। ये था क्या उस टाइम का विदेश मंत्रालय था। इसके बाद है कुछ नए पद भी इसके द्वारा आला द्वारा सृजित आला द्वारा सृजित नवीन पद। नंबर 1 है दीवान ए रियासत। व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण होता था। व्यापारी वर्ग का मतलब था इससे, किससे था? व्यापारी वर्ग से। दीवान ए मुफ्त खराज, दूसरा था दीवान ए मुफ्त खराज। दीवान ए मुफ्त खराज मतलब, इसका क्या मतलब था? राजस्व विभाग। कौन सा था ये? बता चुके हैं पहले ही, राजस्व विभाग। क्या नाम था? राजस्व विभाग। सेनाए मंडी, सेना ए मंडी। बाजार का दरोगा, बाजार का दरोगा, बाजार का दरोगा था। और चौथा पद था मुहत्सिब। ये बहुत ही अच्छे गुप्तचर थे। रक्षा नामतोल विभाग का अध्यक्ष जिसके पास था, मुनियान और वरीद जो थे वो गुप्तचर थे, लेकिन ये मुहत्सिब था, नाप तोल का अधिकारी था। इसका माप तोल का अधिकारी, माप तोल का अधिकारी था। ठीक, अब इनको क्या करेंगे, अपन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखो, अलाउद्दीन द्वारा सृजित नवीन पद कौन कौन से थे? दीवान ए रियासत, यानी रियासत मतलब पूरे जो क्षेत्र था उसका, अलाउद्दीन खिलजी का उस टाइम जो क्षेत्र था उसका, उसमें व्यापारी जो आना जाना, विदेशों से जो व्यापार होता था, हमारे देश का देश में व्यापार होता था, 11 प्रांतों का आपस में व्यापार होता था, तो वो सारी चीजें किसके नियंत्रण में थी? दीवान रियासत नामक विभाग के नियंत्रण में थी। यानी कि अलाउद्दीन द्वारा सृजित नए पदों में सबसे पहले दीवान रियासत था, जो व्यापारी वर्ग इसके अंतर्गत आता था। दूसरा विभाग था दीवान मुस्खराज, ये राजस्व विभाग था। बहुत अच्छी जो राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी इस टाइम, क्योंकि बाजार नियंत्रण इसके लिए महत्वपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है। मुस्खराज। सेनाए मंडी, बाजार का दरोगा। ये बाजार का दरोगा था, ये निश्चित करता था कि बाजार में क्या स्थिति चल रही है, कौन कितना भ्रष्टाचार कर रहा है,
कौन कितने माल को तोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोल रहा हो, 800 ग्राम ही तोल रहा हो, या कोई गलती से 1100 ग्राम ही तोल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सब लोग अपनी मुनाफे की सोचते हैं। तो सहना ये मंडी, ये क्या बाजार का दरोगा था, ठीक है। ये घूम घूम के जांच करता था कि भाई जो वस्तुएं वो किस हिसाब से चल रही हैं, नापतोल कैसी चल रही है, बाजार में क्या स्थिति किस वस्तु की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इसमें। इसके बाद मुवक्किल नामक नवीन पद इसने किया, जो माप तोल का अधिकारी था, ठीक है। माप तोल में जो भी गड़बड़ करता था उसकी सूचना दरोगा को दी जाती थी, और दरोगा पहले अपने स्तर से काम करता था, अपने स्तर से उसको दंडित करता था। तब यदि वो कोई नहीं मानता है और उसको आगे के लिए थोड़ा कोई चेतावनी देता था कि भाई तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, तो अगर नहीं मानता था पुनः यदि पकड़ा जाता तो उसके बाद सुल्तान के पास ले जाया जाता था। और सुल्तान ने ये घोषणा कर रखी थी कि यदि किसी ने कम माल तोलता है कोई, तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट के उस ग्राहक को दे दिया जाएगा जिसके लिए कम तोला गया है, ठीक। तो यह आपकी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, न्याय व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो न्याय व्यवस्था में क्या है? न्याय में क्या है? न्याय में है सद्र ए जहां, सद्र जहां अर्थात काजी उल कुजात, काजी उल कुजात, ये राजस्व जो सल्तनत काल था उस टाइम का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी था, सद्र जहां या काजी उल कुजात, ठीक है। इसके नीचे नायब काजी होता था। इसके नीचे कौन था? नायब काजी, नायब काजी होता था। इसके बाद इसके नीचे नायब काजी या अदल भी कह सकते हैं इसको, अदल। इसके नीचे इसके बाद मुफ्ती होता था, मुफ्ती। और इसके नीचे भी एक नवीनतम पद था, अमीर ए दाद, अमीर ए दाद, अमीर ए दाद। देखो न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा, वैसे सबसे बड़ा जो न्यायाधीश था वो तो सुल्तान ही रहता था, लेकिन फिर भी सद्र जहां नामक एक न्यायाधीश की नियुक्ति की थी, और जिसे काजी उल कुजात भी कहा जाता था। इसके नीचे इसकी सहायता करने की नायब काजी या अदल होता था। इस अदल को सूचना देने के लिए मुफ्ती होता था, जो परगने से सूचनाएं लाकर देता था। और अमीर ए दाद नामक एक नवीनतम पद का सृजन इसने किया। ये महत्वपूर्ण पद है। इस अमीर ए दाद नामक न्यायाधीश का मुख्य कार्य था किसी केस में, किसी भी केस में ऐसे व्यक्ति को सद्र जहां या काजी उल कुजात के सामने प्रदर्शित करना जिसका संबंध काजी उल कुजात से नहीं हो, या संबंध नहीं हो, या काजी उल कुजात पर उसका कोई नियंत्रण नहीं हो। ऐसे सरकारी आदमी को ये न्यायाधीश किसी केस में, दोबारा समझिए इसको, यदि कोई केस है, जैसे कोई भी केस है, तो उस केस में किसी ऐसे व्यक्ति को ये गवाह के रूप में काजी उल कुजात के सामने पेश करता था जिस पर काजी उल कुजात का कोई नियंत्रण नहीं रहता था। यह है अमीर दाद का काम, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, सद्र जहां यानी काजी उल कुजात, उसके बाद नायब काजी या अदल, अदल के बाद मुफ्ती आता है, और मुफ्ती के बाद अमीर दाद नामक व्यक्ति आता है, ठीक है। इसके बाद है गुप्तचर, हम आपको पढ़ाई चुके हैं, ठीक है। स्थायी सेना थी, इसके बारे में हम बता दिया, और मुअस्सिर हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय व्यवस्थित थी। इस प्रकार क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने क्या पढ़ लिया अब तक? दक्षिण भारत अभियान, उत्तर भारत अभियान, और उसके बाद जो पढ़ा उसमें आर्थिक सुधार, मंगोल आक्रमण, और तीसरा प्रशासनिक सुधार भी हमने पढ़ ली है इसके, ठीक है। इसके बाद इसकी थोड़ी सी चीजें और हैं, जो कुछ चीजें मतलब जैसे कि खुद को क्या कहते थे, चौधरी कौन था, है ना, मुख्य कार्य उनके क्या थे, और इसके अलावा इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या क्या बनवाया गया वो इम्पोर्टेंट है। तो वो जो वीडियो है
वो अगला वीडियो आपको इसके दौरान निर्माण की व्यवस्थाएं, छोटा सा वीडियो आपके सामने आएगा, तो उसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी और क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।